दिन रात चलती है मुंबई, हर पल रंग बदलती है मुंबई, न थकती है न रुकती है, बस चलती है मुंबई। और इसी मुंबई पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं हम सबके चहीते गणपति बाप्पा। इस महानगरी में हर साल होता है जश्न बाप्पा के आने का, जोश जो हर गली हर नुक्कड़ को ढोल ताशों की गूंज से सजा देता है। यह है एक ऐसा त्योहार जहां लाखों दिलों में बसता है सिर्फ एक ही नाम, ये है गणेशोत्सव। महीनों की तैयारी और भक्ति का परिणाम बाप्पा के शानदार गणेश मूर्तियों की स्थापना में प्रकट होता है। ये विशाल मूर्तियां समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती हैं। इन्हीं सुंदर मूर्तियों की रचना करते हैं हमारे मूर्तिकार। मूर्ति को आकार देने से लेकर उसमें रंग भर के उसे सजाने तक का काम मूर्तिकार करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे ऐसी ही एक मूर्तिकार दोस्त से। मेरा नाम अमित अनंत शिंदे है। एक्चुअली ये बिज़नेस में मुझे 7 साल हो गए। अभी पहले तो मैं एक कारखाने में काम करता था एज अ वर्कर, मतलब वहाँ सीख भी रहा था मैं और काम भी कर रहा था। और अभी मुझे 2 साल मैंने खुद का चालू किया है, मतलब जैसे 3 साल हो गए मुझे। पहले तो मैं इंडिविजुअल करता था, अभी ऑर्डर लेने लगा हूँ बाहर के। 2 साल हो गए मुझे, तो अभी 2 साल में थोड़ा बहुत आया है ऑर्डर। जैसे मैं थोड़े बहुत ही गणपति बनाता हूँ, जैसे 10-15, लेकिन वो अच्छे बनाने की कोशिश करता हूँ। पूरा खोखला रहता है, पूरा खाली रहता है, क्योंकि उसका वेट जितना हल्का हो के कस्टमर को अच्छा उठा पाए इजीली, इसके लिए मैं हल्का ही रखता हूँ, जितना कोशिश हो सके उतना। कलर काम और आग जो बनाना वो सबसे मेन काम रहता है। एक्चुअली क्या होता है, मूर्ति बन जाती है, लेकिन एक बार कलर होने के बाद उसको ज़्यादा केयर करना पड़ता है कि उसके बाद डैमेज हो जाए, फिर करने जाए तो थोड़ा अलग प्रोसेस है, उसका ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा। ये जो कलर का काम रहता है वो शांत दिमाग से करना पड़ता है, कि उसके लिए क्योंकि मेरा हर एक मूर्ति में डिटेलिंग देता हूँ। हर एक मूर्ति में जितना दे सकता हूँ उतना मैं देता हूँ। तो इसके वजह से ना, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि कस्टमर को कितना अच्छा दे सकता हूँ, वो मैं सोचता हूँ। और इसके लिए वो मेन आँखें रहती है मूर्ति में। अगर कोई भी कस्टमर आते पहले आँखें देख, ऐसा है। क्योंकि हम लोग भी दर्शन करने जाते हैं, पहले मूर्ति की फेस देखते हैं, उसके बाद आंखें, उसके ऊपर से उसकी इमोशन समझते हैं। उसकी वजह से वो सब मेन काम है, और वो शांत दिमाग से करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ वो काम मेरा रात में चलता है। रेट जास्त आहे, त्यामुळे लोक काय करतात की पीओपी कडे जाऊ, रेट जास्त आहे पीओ, पण हे बघत नाही की शाडूमातीचा फायदा पण आहे त्या गोष्टीचा, की तुम्हाला ते लोक बाकीच्या गोष्टी बघत नाही, की तो व्यक्ती किंवा मी माझा पण एक कारागीर म्हणून सांगतो, तुम्ही त्या कारागिराची मेहनत पण बघा, त्याची कला बघा, तो काय देतोय त्यात ते पण बघा। पीओपीला मला काय विरोध असा नाहीये, पण एक सांगतोय, म्हणजे जी मेहनत घेतो शाडू मातीमध्ये एक कलाकार, एक मूर्तिकार, त्याची मेहनत बघा। कारण का आजकाल काय आलंय, जो मूर्तिकार नाही ना, नौका मुलगा येतोय, मूर्त्या विकत आणतोय, ठेवतोय, विकतोय, आणि नाव टाकणार मूर्तिकार। याच्याने जो खरा मूर्तिकार आहे तो मरत चालतो, अजून काय नाही। जो मूर्तिकार घडवतोय त्याकडे दुर्लक्ष होत चाललंय, विकत आणून मूर्तिकारों का काम भी क्या अद्भुत होता है ना।
जिस भगवान ने इस धरती को आकार दिया वो उसे आकार दे रहे। वाह। अगर आकार और रचना की बात हो ही रही है तो मुंबई के प्रसिद्ध पंडालों का जिक्र होना भी तो आवश्यक है। गणपति बाप्पा के आगमन से पहले ही पंडालों की रचना शुरू हो जाती है। यहाँ की कला, शिल्प और सूझबूझ बहुत अद्भुत होती है। गणेश चतुर्थी के उत्सव में गणपति मंडल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये मंडल उत्सव की योजना, व्यवस्था और पूरा प्रबंध करते हैं और समुदाय को एकत्रित करने का महान कार्य करते हैं। तो चलिए हम इस गणपति मंडल के प्रमुख संगठनों की यात्रा पर चले। मी संदीप शांताराम खानविलकर मंडळाचा अध्यक्ष आहे। गेली आमच्या मंडळाचं नाव आहे अंधेरीचा महागणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव DN नगर गणेश चौकात आपला गणपती गेली 54 वर्ष, हे यंदाचं 55 वर्ष आहे। 19 सप्टेंबरपासून गणपतीला सुरुवात होणार आहे। आमच्या तर गणपतीचं सुरुवात आमची 3 महिन्यापासून चालू होते, म्हणजे 2 महिने आधी आणि ते 11 दिवस, म्हणजे जवळजवळ 2.5 ते 3 महिने आम्ही गणपतीची सुरुवात करतो। कारण तो वर्गणी पहिला मॅनेजमेंट म्हणजे वर्गणीचा भाग झाला होता। वर्गणी असेल तर तिथे आपल्याला काही गोष्टी करता येतात। तो वर्गणीची आमची मीटिंग होती। आता यंदा आमची 16 तारखेला आता ही मीटिंग आहे। मीटिंग मध्ये आम्ही नवीन बॉडी कार्यकारिणी दरवेळी निवडतो, कोणाला इच्छुक असेल त्यांना घेतो, नवीन कार्यकर्ते असे आमचे जवळजवळ 150 कार्यकर्ते आहेत। कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी 150 जण आहेत आणि कॉलनी विभागात सगळे येतात। मॅनेजमेंट मधलं आम्ही प्रत्येक कमिटीमध्ये कमिटी बनवतो। पूजा कमिटी म्हणा, स्मरणिका अहवाल, स्मरणिका कमिटी, पूजा कमिटी, प्रसाद वाटप कमिटी, आणि त्याप्रमाणे आम्ही तसे त्यांची ड्युटीज लावून देतो आणि त्याप्रमाणे प्रत्येक दिवशी तिथे हा कार्यकर्ता सकाळी असेल संध्याकाळी असेल इतके करते, रात्री कार्यकर्ते तिथे इतके पाहिजेत। सिक्युरिटी तर असतेच, पण सिक्युरिटीच्यावर विश्वास न ठेवता, कारण का सिक्युरिटी असेल तरी आपण त्यांच्यावर टाकलं तर बाकीचा आतला भाग रात्रीचं सगळं देखभाल करणं, हे करणं, दिवा बत्ती बघणं, ह्यापासून सगळी पूजा कमिटी त्याच्यातले आम्ही कार्यकर्ते प्रत्येक दिवशी ड्युटी लावतो आणि मॅनेजमेंट याप्रमाणे करतो। माझा बिझनेस ॲक्च्युली आहे एक वडिलांपासूनचा बिझनेस आहे माझा। आले आता ह्याला नाही म्हटलं तर सुद्धा 25-30 वर्ष झाले। 91 पासून तर स्टार्टिंग आहे वडिलांपासून, त्यांच्यापासून मी टेक ओव्हर करते। आता मी स्वतः हँडल करते या सगळ्या। असं काही गोष्टी अशा आहेत की ते काही गोष्टी आम्ही स्वतः फक्त जो माल लागतो, मुद्दे माल, तोच आम्ही फक्त टाकतो। बाकी सगळं इकडून आम्ही बनवून स्वतः आमच्या हाताने हे करून हे करतो। आमच्या एवढं की आम्ही असं काय मार्केटमधून जाऊन मग ते काय असेल ते सगळं नाही करत। आम्ही आमच्या सोयाच्याने आम्ही बनवतो, लाईटीपासून सगळे। तर ऑर्गॅनिक म्हणजे आमचं कसं फ्लावर डेकोरेशन, रिअल फ्लावर या आर्टिफिशियलमध्ये येतात ते, या लाईटीचे असे वेगवेगळे आमचे चालू असतात त्याचे डेकोरेशनमध्ये। काही नवीन नवीन कपड्यांचे निघाले आहेत, वेगवेगळे डेकोरेशन खूप आहेत। डेकोरेशनमध्ये करायला गेलं तर तेवढं कमी आहे। आता ॲक्च्युली आहे ना, पहिली गोष्ट तर कसं आहे की गणपतीचं जेव्हा काम चालू होतं तेव्हा आमचं कसं बुकिंग झाली की पहिले माणसांना बुकिंग करून द्यावं लागतं। लेबर्सपासून सगळे आम्हाला अरेंज करावे लागतं। कसं 1 महिना अगोदरच आमचं काम चालू होतं आणि ते कसं एकदा गणपतीची मीटिंग लागली की आमचं बुकिंग झालं की उत्साह झालं होतं सगळ्यांना, काय प्रॉब्लेम होत नाही। मग एकदा काम चालू झालं की माणसं आमच्याकडे 10 ते 15-20 माणसं आमच्याकडे कामं करतात, कधी 5 माणसं असं आहे की माझ्याकडे फिक्समध्ये आमच्याकडे 3-4 माणसं आहेत। ते डेलीच्या बेसवरती पगार घेतात, पण ते आमच्याकडे फिक्स आहेत की ते बाबा कोणाकडे दुसऱ्याकडे जात नाही, असं आमच्याकडे सगळं करतात ती कामं। त्यांना 1 महिना अगोदर आम्ही अगोदरच सांगून ठेवतो की बाबा असं आहे की 1 महिना आमचं काम चालू होतं आहे, इथनं काम आहे। कामाच्या हिशोबाने ते आपण अरेंजमेंट करून सगळं त्या गोष्टी देतो। 1 महिना अगोदरच आम्ही त्यांना सांगून देतो, त्या हिशोबाने माल
जो काय लागणार आहे, सगळं जे काय करायचं आहे कामाची ते सगळं आम्ही अगोदरच सगळं करून ठेवलेलं असतं. गणेश चतुर्थी अपने सारे भक्तों को गुलाब, चमेली, मोगरा और अन्य फूलों की सुंदरता और खुशबू के साथ अपने आदर्श भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है. तो आइए हम इस उत्सव के एक खास पहलू फूल वालों से मिलते हैं. मेरे को ये काम करते 16 साल हो गए. मेरा धंधा क्या है मालूम है, मार्केट से दादर मार्केट से माल लाने का और रोज का रोज बेचने का. अगर बड़ा बड़ा गणपति का कोई ऑर्डर होएगा तो मैं बाहर गाँव भी काम के लिए जाता है. जो दिल्ली हो, गोवा हो, कलकत्ता हो, वो पूरा बाहर के लिए हम लोग का बहुत बड़ा टीम है. वो टीम के लिए हम लोग काम करते हैं. 4 बजे उठने का, मार्केट जाने का, 6 बजे आके दुकान खोलने का. गणपति के लिए हम लोग 2 दिन पहले माल पूरा रेडी करके रख देते हैं. उसके बाद हम लोग ना पहला बनाने का, फिर घर पे जाके 1 दिन पहला ऑर्डर अपना पूरा करने का. उसके बाद हम लोग है ना फिर रात को जाके पूरा फिनिश करते हैं. सवेरे ओके हो जाता है. तो क्या रहता है मालूम है, हम लोग जो मंगाते हैं ना, हम लोग जैसा मतलब अपने को ये रोज में कितना लगता है, उसमें कितना मतलब उसका अपने को पैसा जितना पैसा मिलता है ना, उसके हिसाब से हम लोग माल लेके आता है. ज़्यादा लेके आते हैं नाशुवंत है. ये क्या कल तो फेंकना ही है, 2 दिन रहता है, तीसरा दिन तो उसका काम ही नहीं है, उसको फेंकना ही पड़ता है. वही हिसाब से हम लोग को माल कन्वर्ट करता है. गणेश मूर्तियों के आगमन से लेकर विसर्जन यात्रा तक मुंबई की सड़कों पर हर जगह नया जोश और तरंग छाई हुई होती है. ढोल और नगाड़ों के तालों पर भक्त लोगों का संघर्ष और सहिष्णुता दिखाई देती है. गणेशोत्सव में ढोल नगाड़ों का महत्व उतना है जितना खाने में नमक का. तो चलिए मिलते हैं हमारे ऐसे ही एक ढोल ताशा पथक से. नमस्कार, माझं नाव योगेश सुनील ठोंबरे नमस्कार, माझं नाव सदानंद वासुदेव इंदले. आणि आमच्या पथकाचं नाव आहे साई माऊली ढोल ताशा पथक. आमच्या पथकाची सुरुवात ही 19 जून 2016 रोजी झाली. आमच्या पथकाचं ब्रीदवाक्य आहे, एक पाऊल संस्कृतीकडे. तर तुम्हाला या ब्रीदवाक्यावरूनच कळलं असेल की आम्ही या ढोल ताशा पथकाला घेऊन आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती कशा प्रकारे जपतो. त्याचप्रमाणे आमच्या पथकाची सुरुवात काही मोजक्या वादक कलाकारांना घेऊन आम्ही सुरुवात केली. तर गणपतीच्या आधीच आम्ही सराव सुरू केला, कारण की आम्हाला गणपतीतून वादन करायचं होतं. गणपती म्हणजे आम्हाला वादन करायचंच करायचं. सो आम्ही सुरुवात पण तशीच केली, खूप सराव केला. त्याच्यानंतर आमचे पहिले 10 ताशे होते आणि कमीत कमी 30 ढोल होते. तर आता आम्ही त्याचे 20 ताशे आणि 50 ढोल केले आहेत आणि आम्ही ते गणपतीत वादन केलं. गणपतीत एवढं छान वादन झालं आणि एवढी छान सुरुवात झाली की आम्हाला गणपती पावला. त्याच्याप्रमाणे वादक आमचे वाढत गेले, सगळे वादक आवडीने यायला लागले. तर हेच सांगेन. आपण त्यांना ढोलाची ओळख करून देतो की ढोल कसा असतो. म्हणजे एक साईडला चाटी असते, एक साईडला डुम्मा असतो, त्याची आपण ओळख करून देतो. परत ढोल कसा बांधायचा त्याच्यापासून सुरुवात होते आपली. परत ढोल खेचायचा कसा तेही दाखवतो आपण नवीन वादकांना. परत ढोलामध्ये किती हुक असतात, आपण रस्सी कशी खेचावी लागते, ढोल कसे खेचावे लागतात ते आपण सगळं दाखवतो त्यांना.
त्यांचं आमच्याशी असं गणपती आम्ही वादन केलेत, जसे खूप ठिकाणी वादन केले, फोर्टचा राजा किंवा हैदराबादला पण आम्ही गेलो आहे, हैदराबादचं पण वादन केलं आहे. तर आमचे तसे कॉन्टॅक्ट खूप वाढलेत 6-7 वर्षात. तर त्यांचा आमच्याशी कॉन्टॅक्ट होतो आणि ते आम्हाला बोलतात किती ढोल पाहिजेत, किती ताशे हवेत, त्याप्रमाणे सांगतात. पण मुलं सगळी आवडीने येतात. ढोल भलेही कमी असले तरी मुलं खूप सगळ्या आवडीने येतात, कारण का त्यांना इथे चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंट दिली जाते, चांगल्या प्रकारे त्यांच्याशी वागणूक केली जाते. सराव असेल तरी आम्ही कोणी जास्त त्यांना ओरडत नाही, त्यांना नीट समजावून सांगतो. त्यांना पॅटर्न कळला नाही तर त्यांना पॅटर्न आम्ही पुन्हा पुन्हा शिकवतो. तर अशा गोष्टी आहेत. त्याच्याप्रमाणे आम्हाला तसे वादन, आमची शिस्त, मेन म्हणजे आमच्या ढोल ताशा पथकाची हे एक चांगली गुण आहे की आमच्या ढोल ताशा पथकाची शिस्त. आम्ही प्रत्येक मुलांना नीट शिस्तीत राहणं, कसं त्यांचा पोशाख कसा असला पाहिजे, त्यांची शाल, त्यांची डोक्यावरची टोपी, ह्या सगळ्या गोष्टी असल्याशिवाय आम्ही त्यांना ढोल बांधायला देत नाही. जर एखादा कोण विसरला तर आम्ही त्याला ढोल बांधायला देतो. पूर्ण पोशाखमध्ये असले तरच त्यांना ढोल आम्ही बांधायला देतो. त्याच्यानंतर जिथे वादन असेल त्या मुलांना, लहान मुलं असतील किंवा मोठी मुलं असतील, त्यांना कसं घेऊन जायचं, ट्रकमधून घेऊन जायचं किंवा बस असते किंवा बाईकवरून असतात, 4 व्हीलर असतात, तर त्यांना आम्ही त्या प्रकारे जसं जसं आमच्याकडे जसं हँडल होत जाईल, म्हणजे जसं गाडी असेल त्या प्रकारे आम्ही त्यांना त्या ठिकाणी घेऊन जातो आणि त्या ठिकाणाहून परत वादन झाल्यानंतर परत ह्या ठिकाणी आणणं ही सुखरूप आम्ही घेऊन येतो. ही आमची जबाबदारी आहे, कारण का त्यांची ज्या पथकात ते लोक आले त्यानुसार आम्ही त्यांची जबाबदारी घेणं हे आमचं कर्तव्य आहे. गणपति बप्पा के विसर्जन के बाद मेरा नाम सिद्धेश बोबले है। मैं एनएसएस में 2 साल काम किया हूँ। तो हम लोग एनएसएस में ऐसे एक्टिविटीज़ रहते थे जैसे कि बीच क्लीनिंग हो और बहुत सारे क्लीनिंग की एक्टिविटीज़ ऐसे रहते थे। तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल रहे हो गणेश चतुर्थी जो है फेस्टिवल, तो उसमें कैसा कि हम लोग गणपति बाप्पा की जो मूर्ति है हम घर पे लाते हैं। स्पेसिफिक डेज के लिए हम उनकी पूजा करते हैं, हम भजन कीर्तन वो सब करते हैं। तो वो पार्ट है, सब करते ही है। लेकिन उसके बाद का जो मेन पार्ट आता है विसर्जन, बेसिकली हम लोग एंजॉय करते सब लोग करते हैं, डीजे बजा गाना बजता है। बट मेन पार्ट ये है जो एनवायरनमेंट से कंसर्न होता है कि हम लोग जब विसर्जन करते हैं जो मूर्तियों को, ऑब्वियसली जो मूर्तिज है वो ऑब्वियसली सब लोग नहीं यूज़ करते मिट्टी का, सीमेंट से रहता है या फिर जो भूसा रहता है वाइट कलर का जो रहता ही है जो डिजॉल्व नहीं होता बाहर में। तो उससे होता क्या है कि हम लोग जब विसर्जन करते हैं नेक्स्ट दिन वो सब मूर्ति जो है आधे डिजॉल्व हो जाते हैं, आधे वैसे के वैसे रहते हैं और वो किनारा के पास आके रह जाते हैं। तो ऑब्वियसली है कि जो लोग रोज़ क्लीनिंग करते हैं बीच पे वो लोग उठाते हैं, डंप कर देते हैं। तो इट्स लाइक कि हम लोग इतना पूजा वूजा करते हैं, इतना ये करते हैं, मानते हैं, लेकिन एट द एंड होता क्या है कि ऑल द जो भी मूर्तिज है वो होते क्या है, डंप होते हैं। सो मेरा ऐसा ये है पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो रिलेटेड टू कंसर्न विद एनवायरनमेंट की ट्राई करो कि जितनी भी मूर्तियाँ हैं जो अपनी नॉर्मल मिट्टी रहती है उससे बनाओ। और एक है कि हम लोग खुद से भी बना सकते तो और एंजॉयमेंट रहेगा। सब लोग घर के मिलके सब एक शेप दे रहे गणपति को अपने हम लोगों ने बनाई है। और सेकेंड है कि विसर्जन करते वक्त भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और थर्ड थिंग विसर्जन के बाद हम लोग को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और जो मूर्तिज है वो किनारे पे आके ये भी नहीं होंगे और एट द एंड डंप भी नहीं होंगे। सो एक है कि एंजॉयमेंट भी होगा, टुगेदर रहेगा कि हम लोग ने मिलके वो मूर्ति बनाई है, पूजा कर रहे हैं, एंजॉयमेंट में सब है। और ये भी होगा कि रिलेटेड टू एनवायरनमेंट की हार्म नहीं हो रहा है बेसिकली। मतलब एट द एंड ऑब्वियसली वो कचरा ही बोलते हैं हम लोग, लास्ट जो बचता है वो डंप नहीं होगा। सो बेसिकली हम लोग कॉलेज से सब वॉलंटियर्स हैं जो भी एनएसएस के, हम लोग जाते हैं बीच पे, असेंबल होते हैं सब लोग। हम लोग को ग्लव्स दिए जाते हैं, प्रॉपर हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो भी हम लोग के सीनियर्स रहेंगे और फिर जो लोग ने पहले काम कर चुके हैं वो लोग आते हैं, हम लोग आते हैं उधर, हम लोग को प्रॉपर गाइड करते हैं कि ऐसे क्लीनिंग करना है, कैसा करना है,
कैसे मूर्तियों को एट द एंड है वो गणपति बापा की मूर्तियाँ, तो कैसे उनको उठाना है, क्योंकि भले ही हम लोग वो साफ करें लेकिन है तो वो मूर्ति बापा की ना, तो हम लोग प्रॉपरली उठाते हैं, एक साइड में सब प्रॉपर ये करके रखते हैं। फिर वो जो भी बीच के जो लोकल ट्रक्स या फिर जो भी डंप करने वाले गार्बेज की वैन्स हैं वो आते हैं, हम लोग उसको ही प्रॉपरली अच्छे से लोड करते हैं और वो लोग लेके जाते हैं फिर, और एट द एंड उठा के लोग डंप कर देते हैं। मेरा बस एक ही मैसेज है कि आप ठीक है, आप मना रहे हो, मनाना चाहिए, ऑब्वियसली गणेश चतुर्थी सब लोग का, मेरा भी खुद का फेवरेट फेस्टिवल है, मेरे को भी एंजॉय करना है, लेकिन ऐसा एंजॉय करो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, मतलब अपना एंजॉयमेंट भी कर लो, फुल करो, धमाल मचाना मचाओ ना, जो करना करो, लेकिन ये भी कंसर्न रखो कि अपने वजह से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए।